पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट के बाद रिजल्ट आपने देख लिए। अब बात चल रही है डीजल में आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की। आखिर आइसोब्यूटेनॉल मिलाने के बाद आपकी पुरानी गाड़ियों में क्या इफेक्ट आएंगे, आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और उससे बचने के लिए पुरानी गाड़ी वाले क्या करेंगे, वो सारी चीजें एक ही वीडियो में होंगी। मेरे पास स्कैनिंग टूल, कैमरा और कई सारे टूल्स हैं जिससे मैं इस पीछे खड़ी हुई पुरानी स्विफ्ट डिजायर में आपको दिखाऊंगा क्या क्या आपको करना है। लेकिन इससे पहले जानना जरूरी है आखिर गाड़ी में प्रॉब्लम क्या आएगी। देखो, इस वीडियो में मैं आपको सलूशन बताऊंगा। ऐसा हो रहा है तो इसके बाद आप क्या कर लेना, पुरानी गाड़ी वाले कैसे बचेंगे। मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, कुछ लोगों को लगता है कि आप सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन मैं आपको सलूशन दे रहा हूं। दरअसल E20 ब्लेंडिंग के बाद आप लोगों की जो गाड़ियों में पुरानी प्रॉब्लम आई, मैंने उसके लिए सलूशन की वीडियो बनाई। हर समय मैं आपके सपोर्ट में खड़ा रहता हूं और आज भी मैं आपको आइसोब्यूटेनॉल मिक्स हो जाने के बाद डीजल गाड़ियों को बचाने के तरीके बता रहा हूं। देखो, इंडिया में 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग अचीव करने के बाद बहुत तेजी से आगे बढ़ने की बात हो रही है। E35 और E85 की बात हो रही है। फ्लेक्स इंजन पे ऑलरेडी काम चल गया है, कब इंट्रोड्यूस हो जाएंगे नहीं पता। लेकिन आइसोब्यूटेनॉल का डीजल में सिर्फ 10% ब्लेंडिंग होगी और इसको बहुत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे गवर्नमेंट कर रही है। ARAI को ऑलरेडी टेस्टिंग के लिए दे दिया गया है, ARAI टेस्टिंग कर रहा है। अब ARAI को मैं FSSAI के जैसा ही समझता हूं। इनकी क्रेडिबिलिटी पे कितना ट्रस्ट किया जा सकता है वो आप लोग बेहतर जानते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल नुकसान बताऊंगा जो आपकी गाड़ी में हो सकते हैं। सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है, देखो, आइसोब्यूटेनॉल एक एल्कोहल का ही रूप है। इधर एथेनॉल, वो भी एक एल्कोहल का ही रूप है। लेकिन आइसोब्यूटेनॉल को डीजल में जब मिक्स किया जाएगा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहले जो आएगी वो होगी आपके कंबशन की। क्योंकि डीजल इंजन में जो फ्यूल जलता है बिना स्पार्क के, बिना चिंगारी के जलता है, सेल्फ इग्निट से जलता है। पिस्टन ऐसे प्रेशर से दबाता है, एयर को कंप्रेस करता है, टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि उसके सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है और डीजल फायर कर देता है, ब्लास्ट हो जाता है, आपका इंजन चलता है। अब कड़ी यहीं अटकती है क्योंकि आइसोब्यूटेनॉल का जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है वो 425 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जबकि डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है। 230-240 डिग्री टेम्परेचर पहुंचने पे ही वो इग्निट कर जाता है, फायर कर जाता है। मतलब सीधी सी बात है, आइसोब्यूटेनॉल को जलाने के लिए और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए और ज्यादा कंप्रेशन चाहिए। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि कंप्रेशन को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए क्योंकि इंजन तो वही है। पॉसिबल ये है कि पहले डीजल फायर कर जाएगा और फिर डीजल की गर्मी से आइसोब्यूटेनॉल जलेगा। ये इंजन के अंदर की बात है, जब ये जलेगा। अब जलने से होगा क्या, कंबशन आपका वीक होगा। एक तो दोनों की ही एनर्जी में फर्क है, आइसोब्यूटेनॉल की एनर्जी कम है, डीजल की ज्यादा है। दूसरा, आइसोब्यूटेनॉल जलेगा जब डीजल जल जाएगा उसकी गर्मी से, कंबशन में डिफरेंस आएगा और इसकी वजह से आपकी गाड़ी में नॉकिंग मिल सकती है। आपकी गाड़ी में लो पिकअप हो सकता है। गाड़ी के माइलेज में तो 100% आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 10% एथेनॉल है जिसकी एनर्जी डीजल से कम है। यानी सीधी सी बात है, प्रॉपर कंबशन नहीं होगा। प्रॉपर कंबशन नहीं होगा तो रिजल्ट में सूट मास, कालक यानी कार्बन ज्यादा निकलेगा। और कार्बन आज की डीजल गाड़ियों के लिए आप जानते हैं बहुत बड़ा दुश्मन है। पुरानी गाड़ियों के लिए भी दुश्मन था लेकिन थोड़ा सा कम, जबकि EGR सिस्टम गाड़ी में लगा हुआ था। EGR सिस्टम भी काफी इंटरप्ट करता था। इधर कैटालिटिक कन्वर्टर था, वो भी चोक हो जाता था। ये BS4 तक की मैं बात कर रहा हूं, जो 2020 से पहले वाली गाड़ियां थी। 2016 मॉडल डिजायर जो ये बैकग्राउंड में खड़ी है, इसके साथ सेम यही केस है। लेकिन BS6 वाली गाड़ियों के लिए ये कालक और कार्बन और बड़ी मुसीबत बना, क्योंकि यहाँ कैटालिटिक कन्वर्टर की जगह लग गया DPF, जो उस कालक को पूरी तरह से ब्लॉक करता है। वही DPF की वजह से आज के जो BS6 वाले डीजल इंजन है इतने ज्यादा रिलायबल नहीं है। अब आइसोब्यूटेनॉल डीजल में मिलने के बाद कार्बन थोड़ी सी बढ़ जाएगी इंजन के अंदर। इंजन के अंदर चिपचिपापन ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आइसोब्यूटेनॉल को अगर थोड़ी सी भी नमी एब्जॉर्ब करने के लिए मिल गई तो वो कंबशन जलने के बाद एक चिपचिपा सा पदार्थ पैदा करता है जो इंजन में स्लज पैदा कर सकता है। सीधी सी बात, इंजन की लाइफ कम होगी और ये चेंजेस आपको तुरंत देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आज आपने डीजल डाला और तुरंत 50 किलोमीटर बाद या 1000 किलोमीटर बाद गाड़ी खड़ी हो गई। इसके आफ्टर इफेक्ट देखने के लिए समय लगेगा, सेम वैसे ही जैसे एथेनॉल के केस में था। अब इसके बाद एक और चैलेंज जो एथेनॉल के साथ था, आइसोब्यूटेनॉल के साथ में होगा, क्योंकि ये एल्कोहल फैमिली का ही पार्ट है। कोरोजन। कोरोजन आपकी फ्यूल लाइन को इंटरप्ट कर सकता है, इंजेक्टर्स को खराब कर सकता है, फ्यूल टैंक में गंदगी जमा कर सकता है, फ्यूल मोटर को खराब कर सकता है। लेकिन ये लिमिट से ज्यादा होगा तब। अभी बात चल रही है सिर्फ 10% आइसोब्यूटेनॉल मिक्स करने की। कुछ लोग रीजनरेशन पे डिपेंड रहते हैं कि रीजनरेशन प्रॉपर हो रहा है तो दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। दिक्कत की बात फिर भी है, वो आने वाले समय आपको बताएगा। जिनकी गाड़ियां नई हैं वो अभी ये बातें कर रहे हैं, जिनकी गाड़ियां पुरानी हो चुकी हैं, जिन्होंने 20-21 में ली थी,
और वो सेकंड हैंड के तौर पे अपनी प्रॉब्लम को छुपा छुपा कर बेच रहे हैं, वो लोग अच्छे से समझते हैं। अब क्लीनिंग का भी एक टाइम होगा। कुछ लोग पूछेंगे कोई किलोमीटर बता दीजिए या फिर एक टाइम लिमिट बता दीजिए कि इस टाइम लिमिट पे मैं खोल के साफ करा लूँ। देखो, अगर प्रैक्टिकल बोलूँ तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सूट मास, ये कार्बन डिपेंड करता है ड्राइविंग कंडीशन पे, डिपेंड करता है ड्राइविंग पैटर्न पे। कई बार ये 20,000 किलोमीटर पे भी इतना कार्बन हो जाएगा और कई बार ये 50,000 किलोमीटर पे भी कार्बन बहुत कम रहेगा। ड्राइविंग पैटर्न पे ऑलरेडी वीडियो बना रखी है मैंने, जाके वो देख लेना, आप समझ जाओगे। फिलहाल आपको करना क्या है, समझ कैसे पाओगे कि मुझे कार्बन क्लीनिंग की जरूरत है। आओ मैं दिखाता हूं। अब देखो, मेरे पास एक डायग्नोस्टिक टूल है, मैं इसको ऑन करता हूं। एक ये इंडोस्कोपिक कैमरा है मेरे पास, साथ में मैंने O2 सेंसर गाड़ी का खोल के रखा हुआ है। ये ऑक्सीजन सेंसर है, कैटालिटिक कन्वर्टर के पास लगा होता है। गाड़ी का मैप सेंसर खोल के रखा है, फिलहाल इसका रिलेशन नहीं है, इसको दूर रख देते हैं। एक गाड़ी का मैंने ये मैप सेंसर खोल के रखा है, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। ये माउंट होता है आपके इनटेक मैनिफोल्ड पे, जो कार्बन एरिया आपको चेक करना है। दूसरा, ये O2 सेंसर माउंट होता है आपके एग्जॉस्ट लाइन पे, कैटालिटिक कन्वर्टर पे, जो एरिया कार्बन के लिए आपको ट्रैक करना है। अब देखो, मैंने ये इंडोस्कोप कैमरा ऑन कर दिया, ये कैमरा जो देखता है वही दिखाता है। एक इसके साथ में मेरे पास एक लेंस भी है, जब मैं डाल के चेक करता हूं, जो मुझे आउटर एरिया साइड का देखना पड़ता है। अगर मैं इस लेंस को यहाँ माउंट कर दूं तो ये देखो, ये लेंस आपको कैमरे में दिखेगा, साथ में लेंस के साथ किनारे का एरिया ये शो कर देगा, ये इस तरह से। मैं इससे साइड में देखता हूँ। अब कैसे चेक करना है कार्बन कितना है। अब देखो, ये कैटालिटिक कन्वर्टर के पास से मैंने खोला हुआ है। अभी आपको ये स्कैनर पे भी यही दिख रहा होगा, कैमरे पे ये होल। इस होल के अंदर सिर्फ हमको झांक के देखना है कार्बन एक्चुअल में कितनी है। तो मैं इसके लिए पहले यहाँ इंसर्ट करूंगा। स्कैनर पे देखो, आपको अंदर का पार्ट दिख रहा है, ये एक स्क्रैच के निशान दिख रहे हैं जो मैंने पहले बनाए हैं कार्बन चेक करने के लिए। इससे पहले मैं इस गाड़ी का कार्बन चेक कर रहा था। मैं यहाँ से अगर ब्राइटनेस कम और ज़्यादा करूँ, ये ऑप्शन होता है मेरे पास, मैं ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। तो ये देख रहे हो, यहाँ से मैं आपको कार्बन चेक करा देता हूँ कितना है, और अंदर भी इसको इंसर्ट कर लेते हैं। इसमें बहुत कम कार्बन है, इसको क्लीनिंग की जरूरत नहीं है। अगर इसमें कार्बन ज्यादा होता तो मैं कैसे चेक करता। कैमरे को भी यहीं रखता हूं। एक ही एक्स्ट्रा टूल है मेरे पास जिससे मैं अंदर स्क्रैच करता हूं। स्क्रैच करने के लिए ये पार्ट है, मैं जैसे इसको अंदर से दबाता हूं, ये अंदर जाता है और मैं इसको घुमा के स्क्रैच करता हूं। अब देखो, मुझे कार्बन प्रॉपर चेक करना है। मैंने इसको अंदर डाला, दबाया और इसको थोड़ा ऐसे ऐसे घुमा दिया। अब इससे कार्बन की लेयर मुझे पता चल जाएगी कितनी है। अभी तक जितनी हमने देखी थी ये नॉमिनल है, इतना नॉर्मल रहता है, इसमें क्लीनिंग की जरूरत नहीं है। अब मैं इसके पार्ट भी देख सकता हूँ कि यहाँ पे ऐसा कोई कार्बन की बहुत ज़्यादा लेयर लगी हुई नहीं है। अगर मैंने इसको स्क्रैच किया, बहुत ज़्यादा कार्बन होगी तो थोड़े बहुत कार्बन के टुकड़े आ जाएंगे जब क्लीनिंग की ज़रूरत होगी। अब मैं दोबारा कैमरा इंसर्ट करूँगा क्योंकि मैं स्क्रैच करके आया हूँ। ये देखो, अब आपको वो एक्स्ट्रा स्क्रैच दिख रहे होंगे जो मैंने किए हैं, ये वाले स्क्रैच। इससे पता लगता है कि कार्बन की लेयर बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है। मैं एक फोटो भी ले लेता हूँ, आपको वहाँ लगा दूंगा स्क्रीन पे। आप इसको अपने हिसाब से और अंदर इंसर्ट कर सकते हो, मोड़ के चेक कर सकते हो। तो पहली चीज़ तो हो गई, आपका एग्जॉस्ट लाइन चेक कर ली आपने, डीपीएफ है या फिर कैटालिटिक कन्वर्टर है। अब आप आ जाओ इधर पीछे की तरफ। ये आ गए हम इनटेक मैनिफोल्ड पे। इनटेक मैनिफोल्ड पे कार्बन देखना होता है। मैंने इस मैप सेंसर को वहां से खोल लिया ताकि एक होल मिल जाए जहां से मैं इसको इंसर्ट कर सकता हूं। मैप सेंसर को भी आप देखोगे तो पता चल जाएगा, लेकिन मैं मैप सेंसर को क्लीन कर चुका हूं ऑलरेडी, तो इसमें आपको कुछ दिखेगा नहीं। इसके अंदर दिखा भी देता हूं, देखो क्लीन दिख रहा है, बिल्कुल ये क्लीन दिख रहा है। मैं आपको इनटेक मैनिफोल्ड चेक कराने जाता हूं। इसके लिए मुझे थोड़ा सा इसे फोल्ड करना होगा, जिस पॉइंट पे हमारा ये सेंसर माउंट होता है। अब आप स्क्रीन पे देखना, ये देखो ये होल दिख रहा है, ये यहाँ पे सेंसर माउंट था। इस होल के अंदर मुझे डालना है कैमरा और चेक करना है कार्बन के हालात क्या हैं। ये स्क्रीन पे देखो आप, मैंने अंदर डाला और आपको प्लास्टिक की लाइनिंग दिख रही है जॉइंट की, कुछ मार्का भी दिख रहा है। इसका मतलब इस पे कार्बन का डिपॉजिट इतना नहीं है। कार्बन का डिपॉजिट होता तो इतना ये डीप नहीं दिखता, आपको अलग अलग कार्बन दिख जाती। अब आपको इनटेक मैनिफोल्ड खोलने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कार्बन चेक करना आपको दिखा दिया, इसलिए क्योंकि इन चीजों को खोलना इतना सिंपल नहीं होता और इनको खोलना थोड़ा महंगा भी होता है। कार्बन क्लीनिंग के लोग 8-10 हज़ार 20 हज़ार रुपए तक ले लेते हैं और हर बार बिना जाने समझे आपको अंदाजे से ही कार्बन क्लीनिंग ना करानी पड़े और पैसे ना बर्बाद करने पड़े, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर तरीका फाइंड करने का दिखाया है। अब कार्बन के अलावा आपको और कौन से पॉइंट ध्यान रखने हैं वो ध्यान से सुन लो। डीजल गाड़ी में चलने वाला टर्बो चार्जर, डीजल गाड़ी में टर्बो चार्जर जब वीक हो जाता है, ऑयल सीपेज करने लगता है, उस कंडीशन में कार्बन ज्यादा निकलता है, ऑयल के साथ मिक्स होकर चिपचिपा बन जाता है और वो ईजीआर को ब्लॉक करता है, इनटेक मैनिफोल्ड को ब्लॉक करता है।
आपके इंजन के लिए मुसीबत बनता है। तो टर्बो चार्जर का भी स्पेसिफिक चेकअप बहुत ज़रूरी है। अगर वीक लग रहा है तो उसको तुरंत चेंज कर देना पड़ेगा इस कंडीशन में, जब आपकी गाड़ी में आइसोब्यूटेनॉल वाला डीजल चल रहा होगा। रही बात फ्यूल सिस्टम में एडिटिव की, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, फ्यूल सिस्टम की लाइन क्लीनिंग की जरूरत यहां इतनी ज्यादा नहीं पड़ेगी क्योंकि 10% ही आइसोब्यूटेनॉल मिलाया जा रहा है। लाइन के ऊपर छोड़ के आपको हाई प्रेशर पंप पे जरूर ध्यान देना पड़ेगा, इंजेक्टर्स पे ध्यान देना पड़ेगा, और इन चीजों के लिए कुछ हद तक आप एडिटिव से सोल्यूशन पा सकते हो। साथ में ड्राइविंग पैटर्न भी आपको चेंज करना पड़ेगा, और उसका वीडियो आपको मिलेगा जब मार्केट में आइसोब्यूटेनॉल वाला डीजल आ जाएगा। फिलहाल इसी उम्मीद के साथ कि अपनी गाड़ी को स्टीयरिंग के साथ साथ इंजन से भी आप कुछ समझ पाओ, इसी मकसद से ये वीडियोस मैं बना रहा हूं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने डीजल गाड़ी वाले फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।